मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 831। धातु पर धातु की ध्वनि सुनाई दी। जब दोनों हथियार एक साथ टकराए तो सीधे चेहरे वाले असुर ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। वह कांप गया और एक कदम पीछे गिर गया। जहाँ तक उस काली आकृति का सवाल है, वह मरा नहीं था जैसे कि दूसरों ने सोचा था। वह घायल भी नहीं हुआ था, वह केवल कई कदम पीछे गिरा था। अपना संतुलन वापस पाने के बाद वह तुरंत अन्य विशेषज्ञों से लड़ने के लिए भाग गया। यह आदमी वास्तव में मेरा झटका झेलने में कामयाब रहा। आश्चर्यचकित रह गए। वह लड़का कौन है? वह असुर के प्रहार को झेलने में कामयाब रहा और घायल भी नहीं हुआ। वह सब कुछ कदम पीछे गिर गया। जाओ और पता करो कि वह कौन है जिसे किसी ने आदेश दिया है। 36 प्रांत के कमांडरों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। एक क्षण बाद एक विशेषज्ञ ब्लेड हेडर फ्रैक्चर के कमांडर के पास आया और उसे बताया कि कमांडर, वह व्यक्ति ब्लड माउंटेन है जो हमारे फ्री फ्रैक्चर में एक दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ है। सचमुच वह हमारे प्रांत से है। कमांडर पहले तो चौंका, लेकिन फिर बड़ी मुस्कुराहट दिखाई। हाँ, यह ब्लड हेडर्स फ्री फ्रैक्चर से ब्लड माउंटेन है। ब्लड हेडर फ्री फ्रैक्चर से ब्लड माउंटेन। यह रक्त पर्वत वास्तव में शक्तिशाली है। अब तक वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बिना मरे असुर से हमला करने में कामयाब रहा। देखते हुए कि वह असुर के बाद दूसरे स्थान पर है, खैर उसके पास वास्तव में कुछ है। उसने इस समय खुद को सामान्य दिखने के लिए अपना शक्ति छिपा रखा है। जब तक कि उसका सामना असुर से नहीं हुआ, जिसके बिना हम लड़के की शक्ति के बारे में नहीं जान पाते। हमें उस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। इस पागल लड़ाई में असुर जैसे अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी सब डूबे हुए चूहों की तरह हमेशा निराश होकर दूसरों से लड़ने में व्यस्त रहे हैं। हालांकि यह लड़का अपनी गति बनाए रखता है और हर समय सहज दिखाता है। हाँ, अब मैं इसे देख सकता हूँ क्योंकि आपने इसका उल्लेख कर दिया है। कमांडरों ने बातचीत की और हंसे। वह काली आकृति जिसे अभी अभी असुर का प्रहार झेला था, वह कोई और नहीं बल्कि विपिन था। वह अब अन्य विशेषज्ञों से युद्ध करने गया था, लेकिन वह असुर पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। यही आदमी शक्तिशाली है। यह तक कि मैं भी उसे तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि मैं एक प्राचीन देवता में परिवर्तित ना हो जाऊं, विपिन ने मन ही मन सोचा। और अब जब हमने लड़ाई कर ली है तो दर्शकों को समझ आ गया होगा कि मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित कर रहा हूँ। विपिन ने अपना सिर हिलाया और इस पर विचार करना बंद किया। वह बहुत अधिक लोगों की नजरों को आकर्षित होने से बचना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जिया कबीले की नजर उस पर पड़े, लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं था। रॉयल गार्ड के चयन के अलावा उसने किसी भी अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया था और साथ ही उसने एक उपनाम का इस्तेमाल किया था। जिया कबीले ने उसे कभी तक नहीं ढूंढा। लगभग 1 घंटे से भयंकर युद्ध चल रहा था और युद्ध के मैदान में विशेषज्ञ कम होते जा रहे थे। जब प्रतिद्वंद में 1000 विशेषज्ञ बचे थे तो खूबसूरत महिला की आवाज गूंजी, सब लोग अब लड़ना बंद करो। आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। आवाज सुनकर विशेषज्ञों ने लड़ना बंद कर दिया। जगह को कवर करने वाला प्रतिबंध धीरे धीरे गायब हो गया और शेष 1000 विशेषज्ञ युद्ध के मैदान से बाहर चले गए। उनमें से कुछ ठीक लग रहे थे, लेकिन अधिकांश शर्मिंदा दिख रहे थे और जोर से हाँफ रहे थे, जैसे कि वे अंत तक पहुंच ही नहीं सकते थे। विपिन पहले लोगों में से थे। यह आदमी असुर विपिन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी बाहें उसकी छाती के ऊपर से पार कर ली और अपनी बाहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। वह उससे प्रभावित था, जो एकमात्र व्यक्ति था जो युद्ध के मैदान में अपना प्रहार झेलने में कामयाब रहा था। इसे देखते हुए उन्होंने सोचा कि विपिन लगभग उसके ही स्तर का असाधारण शक्तिशाली है। जिन 1000 लोगों ने इसे पूरा कर लिया है वे रॉयल गार्ड में शामिल हो सकते हैं। बाकी के लिए आप अब घर लौट सकते हैं। महिला की आवाज गूंजी। जो विशेष
विशेषज्ञ असफल हुए हैं। उन्हें अपने परिणामों के बारे में कड़वाहट महसूस हुए, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। उनमें से कुछ राउंड पर कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य के कारण उन्हें अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ा। यहाँ उन्हें घेर लिया गया और वे लड़ाई हार गए। रॉयल गार्ड ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। रॉयल गार्ड में शामिल होने के लिए पहले शक्तिशाली होना पड़ता है, फिर स्मार्ट भाग्य भी मायने रखता है। जो लोग रॉयल गार्ड में शामिल होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे लेकिन असफल रहे, इसके लिए वे स्वयं दोषी थे। कमांडर, कृपया मुझे अपने प्रांत के उन विशेषज्ञों के बारे में विवरण दे जिन्होंने परीक्षण पास किया और असफल लोगों को वापस ले। महिला ने बोलते हुए कमांडरों की ओर देखा। कमांडरों ने जो कहा उसे करने से पहले एक दूसरे से मुलाकात की। उसके जाने के बाद शिविर स्थल ठंड और शांत हो गया। महिला ने अपना हाथ हिलाया और सुनहरे कवच के कई टुकड़े बाहर लाए। प्रत्येक टुकड़े पर गोल्डन ड्रैगन का निशान था। कवच बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे रॉयल गार्ड के सैनिक पहनते थे। वास्तव में सोने के कवच दो प्रकार के होते थे, आंतरिक कवच और बाहरी कवच। इस क्षण से आप रॉयल गार्ड के सदस्य हैं, महिला ने ठंडी आवाज में कहा। यह आपका कवच है। चाहे आप शिविर के बाहर या अंदर किसी मिशन पर जा रहे हो, आपको इसे हर समय पहनना होगा। यह एक नियम है, महिला ने आगे कहा। कवच विशेष रूप से बनाया गया है और कुछ हद तक आपकी रक्षा कर सकता है। आप चाहे तो इसका आकार बदल सकते हैं। अब आप में से प्रत्येक अपना कवच प्राप्त करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। जो 1000 विशेषज्ञ वहाँ से गुजर चुके थे, वे अपना कवच प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। विपिन भी अपवाद नहीं थे। जब उन्हें अपना कवच मिला तो उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक खजाना था और इसे पहनने से पहले उन्हें इसे बांधना पड़ा। अध्याय 832 ब्लड ईगल गार्ड। ये कवच इतना ठोस और लचीला है, फिर भी बहुत हल्का है। सोने का कवच पहनने पर बिपिन को आश्चर्य हुआ कि यह कितना हल्का था। अब मेरे साथ हमारे शिविर तक आइए। सुंदर महिला ने रॉयल गार्ड के शिविर में 1000 नए रंगरूटों का नेतृत्व किया। शिविर पूर्व के तांग के शाही महल के बाहर स्थित था। इसमें एक बड़ा क्षेत्र शामिल था और भारी सुरक्षा थी। जब बिपिन और अन्य लोग वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एक विशाल बैरक देखी, जिसके अंदर उन्होंने एक जैसे सोने के कवच पहने हुए कई सैनिकों को देखा। जैसे ही वे बैरक में प्रवेश करने वाले थे, उफ उफ उफ, 3 लाल बत्तियां प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर ऊपर से सीधे बैरक में उड़ गईं। बैरक में सभी सैनिक श्रद्धा से रोशनी को देख रहे थे। ये ब्लड ईगल गार्ड्स है। बिपिन के बगल में खड़ा एक नया रंगरूट उत्साह से चिल्लाया, ब्लड ईगल गार्ड्स। बिपिन ने रिक्रूट भाई की ओर देखा कि ब्लड ईगल गार्ड क्या होता है। उनकी बातचीत सुनकर आसपास के कई रंगरूट दिलचस्पी से उनकी ओर देखने लगे। अधिकांश नए रंगरूट केवल ये जानते थे कि रॉयल गार्ड पूर्व के तांग में सबसे विशिष्ट सेना थी। उन्होंने ब्लड ईगल गार्ड के बारे में कभी नहीं सुना था। बिपिन ने पूर्व के टैंक के बारे में जो भी जानकारी पढ़ी थी, उसमें ब्लड ईगल गार्ड के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। ब्लड ईगल गार्ड रॉयल गार्ड से संबंधित है और इसे इसका सबसे तेज पंजा कहा जाता है। बिपिन के पास मौजूद रिक्रूट ने उन्हें समझाया और उसकी आंखों ने उसके बुखार का पता लगा लिया। आप सभी जानते ही होंगे कि रॉयल गार्ड हमारे देश की सबसे मजबूत और विशिष्ट सेना है, लेकिन वास्तव में इस सेना में 2 तरह के सैनिक होते हैं। पहले को ड्रैगन गार्ड कहा जाता है, जो शाही महल के अंदर और बाहर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। रॉयल गार्ड में 99% सैनिक इसी ग्रुप के हैं और हमारे साथ नए सदस्य भी जुड़ेंगे। दूसरे प्रकार को ब्लड ईगल गार्ड कहा जाता है और वे हमारी सेना में एक विशेष संगठन के रूप में कार्य करते हैं। एक विशेष संगठन। बिपिन और अन्य लोग हैरान थे। भर्तीकर्ता ने आगे बताया कि यदि ड्रैगन गार्ड के सभी सदस्य कुलीन हैं, तो ब्लड ईगल गार्ड के सदस्य कुलीन वर्ग के हैं।
वे इंपीरियल हाउस के लिए खतरनाक और गुप्त मिशनों के प्रभारी हैं। उदाहरण के लिए पूर्व के तांग में परिवारों की हत्या, गुप्त रूप से मजबूत विशेषज्ञों का सफाया करना, और हमारे देश के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं जो गुप्त रूप से विशेष पदों पर हैं। मैंने देखा कि बिपिन और अन्य लोग प्रशंसा में हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। ड्रैगन गार्ड केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उनका जीवन आसान और अधिक आरामदायक होगा। ब्लड ईगल गार्ड को विभिन्न प्रकार के विशेष और खतरनाक कार्यों को करने के लिए अंधेरे में छिपना पड़ता था। संक्षेप में, ड्रैगन गार्ड सार्वजनिक था और ब्लड ईगल गार्ड गुप्त था। ये स्पष्ट था कि बाद वाले को अधिक खतरे का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्लड ईगल गार्ड को जिन अधिकांश कार्यों को पूरा करना होता है वे काफी खतरनाक होते हैं। केवल वास्तव में शक्तिशाली ही इसमें शामिल होने के योग्य होते हैं। जहां तक मुझे पता है, उनमें से एक बनने के लिए अनंत क्षेत्र के चरण 4 से ऊपर होना होगा। भर्तीकर्ता ने कहा। बिपिन को क्या आश्चर्य हुआ। ब्लड ईगल गार्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को अनंत क्षेत्र के चरण 4 से ऊपर होना होगा। क्या आप जानते हैं ब्लड ईगल गार्ड में कितने लोग हैं? बिपिन ने जिज्ञासावश पूछा। वह जानना चाहता था कि ब्लड ईगल गार्ड में कितने लोग थे, क्योंकि इसका स्तर बहुत ऊंचा था। मैं सटीक संख्या नहीं जानता, लेकिन अनुमानित संख्या 1000 से अधिक होनी चाहिए, भर्तीकर्ता ने उत्तर दिया। इतने ऊंचे स्तर पर भी ब्लड ईगल गार्ड में अभी भी 1000 से अधिक लोग हैं। बिपिन ने गुप्त रूप से पूर्व के तांग की प्रशंसा की। ये वास्तव में एक शक्तिशाली देश था। मैंने ये भी सुना है कि ब्लड ईगल गार्ड अपने सदस्यों को जो पारिश्रमिक देता है वह ड्रैगन गार्ड से कहीं अधिक है। भर्ती जारी है। ड्रैगन गार्ड के कई विशेषज्ञ ब्लड ईगल गार्ड में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वे अयोग्य हैं। ड्रैगन गार्ड द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक बेहतर है। बिपिन उदासीन रहे। उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ब्लड ईगल गार्ड द्वारा किए गए खतरनाक अभियानों की परवाह थी। ब्लड ईगल गार्ड की तुलना में ड्रैगन गार्ड केवल शाही महल की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। बिपिन के लिए जीवन बहुत आरामदायक होगा। यह वह नहीं था जो वह चाहता था। जल्द ही खूबसूरत महिला के नेतृत्व में बिपिन और अन्य नए रंगरूटों ने बैरक में प्रवेश किया और बाद में उन्हें कई छोटी टीमों को सौंपा गया। बिपिन और 7 अन्य लोगों को 10 सदस्यों की एक सामान्य टीम को सौंपा गया था। बिपिन को आश्चर्य हुआ कि वह और जिस भर्ती ने उसे ब्लड ईगल गार्ड से परिचित कराया था वे एक ही टीम में थे। हाँ भाई, ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमें फिर से एक साथ ला दिया है। आपका नाम क्या है? रंगरूट एक दुबले पतले आदमी ने मुस्कुराते हुए बिपिन से पूछा। ब्लड माउंटेन। तुम्हारा नाम क्या है? बिपिन ने सपाट जवाब दिया। मेरा नाम विप्लव कुमार है और मैं कुमार वंश से हूँ, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुमार कुल से बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। पूर्व के तांग में कई प्राचीन परिवार थे, क्योंकि विप्लव कुमार उनमें से एक थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ब्लड ईगल गार्ड के बारे में इतना कुछ जानते थे। चलिए, हमारी टीम हमारे सामने है और हमारे कप्तान कुछ देर से हमारा इंतजार कर रहे होंगे, विप्लव कुमार ने कहा। हमारा इंतजार कर रहे? बिपिन ने हैरान होकर क्यों पूछा। मैंने अपने परिवार के बुजुर्गों से सुना है कि रॉयल गार्ड में जीवन आरामदायक लगता है, लेकिन वास्तव में यह आंतरिक संघर्ष को रोकता नहीं है। विप्लव कुमार ने उत्तर दिया कि रॉयल गार्ड में शक्ति सबसे ज्यादा बोलती है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि पुराने सदस्य इतने स्वागत करने वाले होंगे? क्या ऐसा है कि बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। एक क्षण बाद जब बिपिन और 7 अन्य नए रंगरूट उनके शिविर में पहुंचे, जैसा कि विप्लव कुमार ने कहा था कि उनके कप्तान और 2 पुराने सदस्य उनका इंतजार कर रहे थे। हाँ, इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार आप लोग यहाँ हैं।
अंततः मेरे पास अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए कोई है। मैं कप्तान के साथ काफी अभ्यास कर चुका हूँ। 2 पुराने सदस्यों ने बिपिन और अन्य नए रंगरूटों को बहुत दिलचस्पी से देखा। जहाँ तक उनके कप्तान की बात है, वह हाथ में वाइन लॉकी लिए हुए एक मेज पर बैठा था और बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था। उस आदमी की आभा से वे बता सकते थे कि यद्यपि वह केवल एक छोटी सी टीम का कप्तान था, वह शाश्वत दायरे में था और बहुत शक्तिशाली था। अध्याय 833 द्वंद्व। रॉयल गार्ड इसी प्रकार की सेना थी। यहाँ तक कि 10 सैनिकों के दल का कप्तान भी अनंत क्षेत्र का विशेषज्ञ था। 100 सैनिक दस्तों के कप्तानों को चरण 3 या 4 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ होना था। जहाँ तक 1000 सैनिकों के दस्तों के कप्तानों के बारे में कहा गया था, उनमें सबसे कमजोर शीर्ष चरण 5 अनंत क्षेत्र और यहाँ तक कि चरण 6 अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। रॉयल गार्ड वास्तव में विशेषज्ञों से भरा हुआ था। भले ही बिपिन ने अपनी सारी शक्ति दिखा दी हो, वह मुश्किल से 1000 सैनिकों वाले दस्ते का कप्तान बन पाएगा और उच्च रैंकिंग में कई लोग थे जो हजारों सैनिकों के प्रभारी थे, जैसे कि कमांडर। अरे दोस्तों, अब से हम एक टीम हैं। क्या रहेगा अगर हम पहले एक दूसरे को अपना परिचय दें? तो एक त्रिकोणीय आंखों वाले बूढ़े सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन ने अपना परिचय कैसे दिया? निश्चित रूप से हमारी शक्ति का उपयोग करके, उस आदमी ने उपहास किया और जारी रखा। ये कई वर्षों तक हम और कप्तान दोनों ही रहे हैं। अब आप लोग अंततः हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आपके साथ निकटता से कैसे संवाद नहीं कर सकते हैं? बिपिन और अन्य नए रंगरूट उत्साहित महसूस कर रहे थे। उनमें से कुछ उम्मीद से भरे दिखे। नए रंगरूटों के रूप में वे अनुभवी पुराने सैनिकों के साथ आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक थे। बहुत उत्साहित मत होइए, ये सिर्फ एक आकस्मिक लड़ाई नहीं होगी। हमें पहले एक दांव लगाने की जरूरत है, आदमी ने जारी रखा। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। विप्लव कुमार ने भौहें चढ़ा ली। दांव द्वंद्व। बिपिन थोड़ा मुस्कुराया। चलो एक एक करके तुम में से प्रत्येक को हमारे साथ कम से कम एक लड़ाई करनी होगी, आदमी ने उपहास के साथ जारी रखा। नए रंगरूट एक दूसरे को भ्रूभंग से देखने लगे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उस आदमी से पूछा कि तुम कितना दांव लगाना चाहते हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख दिव्य रत्न, उसने लापरवाही से उत्तर दिया। क्या नया रंगरूट चौंक गया। 2 लाख दिव्य रत्न। आमतौर पर एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की कुल संपत्ति केवल 1 लाख दिव्य रत्नों के आसपास होती थी। वह जो राशि चाहता था वह बहुत अधिक थी। वैसे ये केवल 2 लाख दिव्य रत्न हैं। आप इसे वहन नहीं कर सकते, आदमी ने भर्ती की ओर घूरते हुए पूछा। बेशक मैं कर सकता हूँ, लेकिन रंगरूट बुदबुदाया। वह झिझका। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए उन्हें बाहर निकालें। यह मानते हुए कि आप एक नए भर्ती करता हैं, आप हम में से किसी एक को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुन सकते हैं, जिसमें कप्तान भी शामिल है। त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति ने तिरस्कार पूर्वक कहा। नए रंगरूट ने अपनी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल दी। उसने उस आदमी का तिरस्कार देख लिया था और वह इससे क्रोधित हो गया। उसने जोर से सिर हिलाया। फिर मैंने तुम्हें चुना। तुम मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हो? बहुत अच्छा। वह आदमी मुस्कुराया। कुछ ही समय में दोनों के बीच मारपीट होने लगी। वे दोनों दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। रॉयल गार्ड में शामिल होने में सक्षम होने के लिए नए भर्ती को शक्तिशाली होना आवश्यक था। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई चालों का आदान प्रदान किया। बजना 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 बजना। भयंकर झड़पों की श्रृंखला शुरू हो गई। पहले तो यह एक करीबी लड़ाई थी, लेकिन कई मिनटों के बाद त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति ने अचानक एक शक्तिशाली हमला किया और नए रंगरूट को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? नए भर्ती को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह हार गया है।
उन्हें साफ तौर पर लग रहा था कि वह जीतने वाले हैं, लेकिन फिर वह हार गए। अगर मैं हार गया तो मैं हार गया। नए भर्ती ने 2 लाख दिव्य रत्न निकाले और उन्हें उस आदमी को सौंप दिया और अपने साथियों के पास वापस चला गया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? वह आदमी बेतहाशा मुस्कुराया। नए रंगरूटों के बीच खड़े होकर बिपिन ने चुपके से सिर हिला दिया। वह बता सकता था कि पुराने सैनिक ने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई थी। उसने पहले नए सैनिक की सतर्कता को कम करने के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित किया था और फिर उसे हराने के लिए अचानक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हमला किया था। यह आदमी अपने दिव्य रत्न जीतने के लिए और अधिक नए लोगों को धोखा देना चाहता है। इन पुराने सैनिकों को विशेष रूप से रॉयल गार्ड में चुना गया था और उन्होंने सेना में काफी लंबा समय बिताया है। वे सबसे बेहतर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और कुछ शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से भी युद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा उनके जादुई हथियार दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। बिपिन प्रशंसा में चुपचाप हाँफने लगा। वह बता सकता था कि उस आदमी ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह एक शाश्वत हथियार था जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। निम्नलिखित लड़ाइयों में अधिक दिव्य रत्न जीतने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति छिपाई थी। अगला, त्रिकोणीय आँखों वाले व्यक्ति ने जब दूसरे प्रतिद्वंद्वी को हराया और 1,50,000 दिव्य रत्न जीते तो वह खुशी से हंसने लगा। द्वंद्व जारी रहा। 8 नए रंगरूटों में से प्रत्येक को कम से कम एक बार पुराने सैनिकों से लड़ना पड़ा और उन्हें कम से कम 1 लाख दिव्य रत्नों की शर्त भी लगानी पड़ी। कुछ राउंड के बाद त्रिकोणीय आँखों वाले व्यक्ति ने लगभग 10 लाख दिव्य रत्न जीते थे। बिपिन और विप्लव कुमार ही 2 ऐसे थे जो अभी तक नहीं लड़े थे। हाँ, अगला कौन है? जल्दी करो, बूढ़े सिपाही ने रंगरूटों से आग्रह किया। विप्लव कुमार मुंह सिकोड़कर उसके पास आए। बच्चे, तुम कितने का दांव लगाओगे? उस आदमी ने विप्लव कुमार से पूछा। 1 करोड़ दिव्य रत्न, विप्लव कुमार ने सीधा उत्तर दिया। ओह! त्रिकोणीय आँखों वाला आदमी आश्चर्यचकित था। अन्य नए रंगरूट विप्लव कुमार को घूरकर देखने लगे। पुराने सैनिक ने 6 राउंड जीत लिए थे। अब तक सभी नए रंगरूटों को पता चल गया था कि वह जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा था। विप्लव कुमार भी यह जानते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 लाख दिव्य रत्नों की शर्त लगा दी। उन्हें अपनी शक्ति के बारे में आश्वस्त होना पड़ा। क्या ये लड़का दैवीय क्षेत्र का शीर्ष विशेषज्ञ है? उस आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। हर बार जब रॉयल गार्ड नए सदस्यों की भर्ती करता था तो भर्ती किए गए लोगों में कम से कम कुछ शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होते थे। इस बार 1000 नए रंगरूटों में से लगभग 100 शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये संभव था कि उनमें से कुछ उनकी टीम के नए सदस्य थे। ये सोचकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह मुस्कुराहट के साथ अपने बगल वाले आदमी की ओर मुड़ा। 1 मिलियन दिव्य रत्न मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ZZ, तुम मुझसे बहुत अमीर हो और शायद इसे बर्दाश्त कर सकते हो। मैं इस लड़के को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अध्याय 834, 8 करोड़ दिव्य रत्न। दूसरे व्यक्ति ZZ ने अभी तक किसी भी नए रंगरूट से युद्ध नहीं किया था। त्रिकोणीय आँखों वाले व्यक्ति के शब्दों को सुनकर उसने अपना सिर उठाया और चल दिया। बिपिन को अचानक यह एहसास हुआ कि वह अपने साथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह एक शीर्ष दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ भी हो सकता है। विप्लव कुमार ने उस आदमी को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने बिपिन की भावना को साझा किया, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी शक्ति पर भरोसा था और डर नहीं था। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ, चलो लड़ते हैं, ZZ ने विप्लव कुमार से बर्फीली आवाज में कहा। विप्लव कुमार ने खर्राटे लेते हुए अपने हाथ मोड़े और 2 विशाल हथौड़े प्रकट हो गए। हथौड़े शक्तिशाली आभा के साथ कांस्य की रोशनी से चमक रहे थे।
2 उच्च स्तरीय शाश्वत हथियार। बिपिन की आंखें चमक उठीं। विप्लव कुमार वास्तव में एक समृद्ध पृष्ठभूमि वाले बड़े धनी परिवार से हैं। विप्लव कुमार ने अपनी चाल चली। आगे बढ़ते हुए उसने 2 विशाल हथौड़ों से जोरदार प्रहार किया। हथौड़ों के एक के बाद एक प्रहार से उनका लक्ष्य पहाड़ की तरह ढह गया। विप्लव कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी को सांस लेने का भी मौका छोड़े बिना आक्रमण किया। ZZ ने एक तेज सियान कृपाण का उपयोग किया। वह एक भूत की तरह तेजी से इधर उधर चकमा दे रहा था। विप्लव कुमार का कोई भी वार उन पर नहीं लग सका। ZZ अचानक बाहर आ गई। एक चमकदार ब्लेड की रोशनी हवा में चमकी। विप्लव कुमार को इसकी उम्मीद नहीं थी और उन्हें चोट लग गई। वह हमला करने में असमर्थ थे। ये कैसे हो सकता है? विप्लव कुमार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह हार गए हैं। उसने पहले ZZ को पूरी तरह से दबा दिया था। उसे एक अचानक हमले में कैसे हराया जा सकता था? बिपिन, जो बगल से देख रहा था, ने अपना सिर हिला दिया। विप्लव कुमार शक्तिशाली हैं और एक शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से मुकाबला कर सकते हैं। ZZ स्वयं एक शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। हालांकि ZZ लड़ाई में अधिक अनुभवी है। बिपिन की आंख बाज जैसी थी। वह सब कुछ देख सकता था। युद्ध हारने के बाद विप्लव कुमार ने दांव चुकाया और अनिच्छा से अपने साथियों के पास लौट आए। विप्लव कुमार के हार जाने के बाद तिकोनी आंखों वाला आदमी फिर आगे आया और बिपिन की ओर देखा। हा बेटा, तुम आखिरी बार खड़े हो जाओ। विप्लव कुमार और अन्य 6 रंगरूट बिपिन को देखने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी निगरानी में बिपिन उदासीन रहा। वह धीरे धीरे बाहर निकला और आगे बढ़ा। उसने त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, वह आदमी बिना किसी परवाह के मुस्कुराया और ZZ की ओर मुड़ा। वह आपसे युद्ध करना चाहता है। ZZ ने भौहें चढ़ा दी और फिर से आने वाला था। क्षमा करें, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिपिन ने फिर से अपना सिर हिलाया। ZZ अपनी राह पर रुक गया। तिकोनी आंखों वाले आदमी ने आश्चर्य से बिपिन की ओर देखा। इस लड़के की दिलचस्पी किसमें थी? क्या यह मैं हूँ जिससे तुम लड़ना चाहते हो? एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी। यह उस खूबसूरत आदमी की ओर से आए जो मेज पर अकेले शराब पी रहा था। कप्तान, त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी और ZZ ने उसकी ओर देखा। मैंने सुना है कि रॉयल गार्ड में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ दोनों ही विशिष्ट हैं। मैंने दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की शक्ति सीखी है, इसलिए मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। बिपिन ने कहा मुस्कान, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? कप्तान ने बिपिन की ओर देखा और मेज के पार छलांग लगा दी। वह उसके पास आया और धीमी आवाज में कहा, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें 2 मिलियन दिव्य रत्नों का दांव लगाना होगा। 2 लाख। हर कोई चकित था। 2 मिलियन। बिपिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जारी रखा। 2 मिलियन दिव्य रत्न पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं? कप्तान आश्चर्यचकित दिखे। बिपिन ने कहा, कम से कम 8 मिलियन दिव्य रत्न, और अन्य रंगरूटों ने सभी दिव्य रत्न आपसे खो दिए हैं। 8 करोड़। कुछ रंगरूट संख्या से चौंक गए। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए 8 मिलियन दिव्य रत्न महज एक खगोलीय संख्या थी। यहाँ तक कि कई शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए भी यह बहुत अधिक था। इस आदमी का चेहरा उतर गया। हालांकि वह केवल एक छोटी सी टीम के कप्तान थे। उनके पास दिव्य रत्न अर्जित करने के कई अवसर थे, लेकिन फिर भी उनके पास कुल मिलाकर लगभग 10 मिलियन दिव्य रत्न थे। बिपिन जो राशि चाहते थे वह उनके लिए बहुत अधिक थी। बच्चे, क्या तुम 8 मिलियन दिव्य रत्न खरीद सकते हो? उसने बिपिन को उदासीनता से देखा।
इस अंतरस्थानिक अंगूठी में 10 लाख दिव्य रत्न हैं। आप इसे स्वयं जांच सकते हैं। विपिन ने एक अंतरस्थानिक अंगूठी निकाली है। इंटरस्पेशियल रिंग को बांधा नहीं गया था ताकि अन्य लोग अपनी चेतना का उपयोग करके इसकी जांच कर सकें। एक साधारण जांच के बाद उपस्थित सभी लोगों को वास्तव में इसके अंदर 10 मिलियन दिव्य रत्न मिले। उसके पास वास्तव में ये है कि सुरुचिपूर्ण आदमी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह आदमी नहीं जानता था कि यद्यपि विपिन केवल एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसे एक असामान्य अनुभव हुआ था। विपिन ने यदुराज को मार डाला और उसकी अंगूठी प्राप्त कर ली। वह एक दाव मास्टर से भी अधिक अमीर था। 10 मिलियन दिव्य रत्न उसके लिए कोई समस्या नहीं थे। वह 100 मिलियन दिव्य रत्न तो दूर 10 मिलियन भी खरीद सकता था। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? खूबसूरत आदमी ने अचानक उससे पूछा। ब्लड माउंटेन, विपिन ने उत्तर दिया। रक्त पर्वत। कैप्टन सोच में डूबा हुआ था कि 1000 रंगरूटों में से शाश्वत क्षेत्र के चरण 4 में केवल एक ही व्यक्ति असुर है। बाकी सभी में से सबसे मजबूत व्यक्ति मेरे समान स्तर का होना चाहिए और मैंने इस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है। रक्त पर्वत। ये लड़का मुझसे लड़ने के लिए शर्त के रूप में 8 मिलियन दिव्य रत्नों की पेशकश करने का साहस करता है। उसे अपनी शक्ति के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। उसकी झिझक देखकर विपिन ने अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। तुम्हें डर है कि तुम मुझसे हार जाओगे कप्तान? ये सुनकर त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति और जेड ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते हुए अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मन बना लिया था। असुर के अलावा मुझे विश्वास नहीं है कि नए रंगरूटों में शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ का एक और चरण 4 है। मैं शर्त लूंगा। अध्याय 835। मैं हार गया। कैप्टन का जवाब सुनकर विपिन ने अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। रक्त पर्वत। विपिन के बगल में खड़े विप्लव कुमार और अन्य नए रंगरूटों ने उनकी ओर देखा। चिंता मत करो, विपिन उन्हें देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। खुले मैदान में विपिन और कप्तान एक दूसरे के सामने कई मीटर की दूरी पर खड़े थे। विपिन ने अपने हाथों में सम्राट की तलवार पकड़ रखी थी। कप्तान के हाथ में एक लंबा सोने का भाला था। वह एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। अपनी चाल चलो, विपिन निश्चिंत दिखे। हम आप बहुत अहंकारी हो रहे हैं। जमीन पर जोर से पैर पटकने से पहले उसने खर्राटे भरते हुए कहा। बूम! तुरंत ही वहां एक दरार पड़ गई जहां उसने पैर मारा था। वह विपिन के पास आया और अपने भाले से उस पर हमला कर दिया। तेज ताकत के कारण भाला सर्पिल हो गया। दांव बहुत बड़ा था। उसने विपिन को जरा सा भी न लेने का साहस किया। जब उसने गोली चलाई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्पीयर हॉट का दूसरा स्तर उसे अपनी स्ट्राइक को तीसरे स्तर तक बेहतर बनाने के लिए एक गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करना चाहिए था। जब विपिन ने उस आदमी की स्ट्राइक देखी तो मुस्कुराया। 10 सैनिकों की एक टीम के कप्तान के रूप में ये सराहनीय था कि उन्होंने अनंत क्षेत्र के चरण 3 की शक्ति प्राप्त कर ली थी। दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों में से कुछ ही चरण 3 की शक्ति प्राप्त कर सके, क्योंकि असुर ने केवल चरण 4 की शक्ति प्राप्त की थी। हालांकि विपिन के लिए ऐसी शक्ति से डरने की कोई बात नहीं थी। सोने का लंबा भाला ऐसे निकला जैसे कोई सांप अपने शिकार की ओर आ रहा हो और उसके पीछे गला घोंटने की मजबूत शक्ति हो। वह विपिन से 1 मीटर की दूरी पर था। उसने अपनी चाल क्यों नहीं चली? कप्तान ने विपिन को आश्चर्य से देखा। ऐसा लगता था कि उसका जवाबी हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने ये भी सोचा कि विपिन हिलने डुलने से बहुत डर रहा है या उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। वह अपना भाला वापस खींचने ही वाला था। सहसा विपिन की तलवार चल पड़ी। यह उस व्यक्ति पर किया गया एक साधारण और साफ सुथरा प्रहार था। तलवार भाले से टकराई।
टकराने की आवाज हुई और हवा में चिंगारियां फैल गईं। बिपिन ने अपनी तलवार को अजीब तरीके से आगे बढ़ाते हुए अपने दोनों हाथ मोड़ लिए। बजना, एक और टकराने की आवाज आई और कप्तान का भाला उसके हाथ से छूट गया। ये कैसे संभव है? कैप्टन की आंखें खौफ से भरी थीं। बिपिन मंद मंद मुस्कुराए। लापरवाही से उन्होंने उस पर अपनी तलवार से प्रहार किया। कप्तान तुरंत अपना संतुलन हासिल करने से पहले दर्जनों मीटर पीछे की ओर गिर गए। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। सभी भयभीत होकर बिपिन की ओर देखने लगे। कप्तान हार गया था। 1 मिनट से भी कम समय में खो गया। आपने खो दिया। बिपिन ने कप्तान को देखकर मुस्कुराया। आप हार गए। मुझे 8 मिलियन दिव्य रत्न दीजिए और वे रत्न लौटा दीजिए जो आप तीनों ने नए रंगरूटों से जीते हैं। मैं कप्तान अपने दांत चबाते हुए कांप रहा था। उसने एक इंटरस्पेशियल रिंग निकाली और उसे बिपिन पर फेंक दिया। बिपिन ने अंगूठी पकड़ी और एक साधारण जांच के बाद सिर हिलाया। वह त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति की ओर मुड़ा। वे रत्न कहाँ हैं जो आप दोनों ने जीते थे? त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति और जेड दोनों ने अनिच्छा से देखा, लेकिन बिपिन की दुर्जेय शक्ति के बारे में सोचकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने नए रंगरूटों से जीते गए सभी दिव्य रत्न बिपिन को दे दिए। बिपिन ने उन्हें विप्लव कुमार और अन्य रंगरूटों को लौटा दिया। ब्लड माउंटेन धन्यवाद। धन्यवाद। रंगरूटों ने बिपिन को तहे दिल से धन्यवाद दिया। आखिरकार वे दिव्य रत्न उनके पास मौजूद हर चीज का आधा हिस्सा थे। अगर वे वास्तव में उन्हें खो देते तो उनका दिल टूट जाता। सौभाग्य से बिपिन ने उनके लिए दिव्य रत्न वापस जीत लिए थे। बिपिन ने उनकी कृतज्ञता पर एक सहज मुस्कान दिखाई। अगले ही पल उसने अचानक उनके बगल में शून्य की ओर देखा। सर, आप हमें कुछ देर से देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को दिखाएं। बिपिन की आवाज गूंजी। विप्लव कुमार और अन्य लोग तुरंत बिपिन की आवाज के पीछे उसी दिशा में देखने लगे। एक आकृति तुरंत शून्य से बाहर निकली और उनके सामने आ गिरी। यह वही है। नवागंतुक विप्लव कुमार एवं अन्य रंगरूटों को देखकर आश्चर्य हुआ। जिस किसी ने भी रॉयल गार्ड के चयन में भाग लिया था वह इस चेहरे को नहीं भूलेगा। असुर, चयन में सबसे प्रभावशाली विशेषज्ञ, क्या वह असुर है? कप्तान और 2 पुराने सैनिकों ने भी नवागंतुक की ओर देखा। अपनी पीठ पर एक बड़ी कुल्हाड़ी के साथ लाल वस्त्र पहने असुर ने क्रूर आभा के साथ बिपिन को देखा। ऐसा लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, असुर ने बोला। तुम्हारा मतलब क्या है? बिपिन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। पिछली बार जब हम मिले थे तब चयन की लड़ाई में आप ही थे जो मेरा सामना करने में सफल रहे थे। जब से मुझे पता चला कि आप भी मेरे जैसे ही शक्तिशाली हैं और मैंने सिर्फ ये देखा कि आपने अपने कप्तान से कैसे मुकाबला किया और मैं और भी आश्वस्त हो गया, असुर ने समझाया। तो क्या? बिपिन मुस्कुरा दिए। मैं एक जन्मजात योद्धा हूँ। मेरी पसंदीदा चीज मजबूत विशेषज्ञों को चुनौती देना है, विशेष रूप से प्रतिभाशाली जो मेरे जैसे ही स्तर पर हैं। असुर की आवाज उदासीन थी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा शाश्वत दुनिया में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ यदुराज को हराना है, लेकिन कई दिन पहले मैंने सुना है कि वह सरसिस द्वीप के बाहर मारा गया। ये सुनकर बिपिन अपनी नाक छूने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने ही यदुराज की हत्या की थी। असुर, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? तो बिपिन ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं? असुर ने उत्तर दिया। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा हो लड़े। बिपिन निश्चल बने रहे। युद्धप्रिय लोगों के लिए शीर्ष प्रतिभाओं या अपने ही स्तर के मजबूत लोगों को चुनौती देना सामान्य बात थी। बिपिन भी वैसा ही था। इसके अलावा असुर वास्तव में शक्तिशाली था। बिपिन को यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकता है जब तक कि वह एक प्राचीन देवता में परिवर्तित न हो जाए और अपनी रक्त पर्वत तलवार का उपयोग न कर ले।
इसके बावजूद उन्होंने अगली लड़ाई में ऐसा न करने का फैसला किया। मैं जानना चाहता हूँ कि गुप्त रूप से बुदबुदाए प्राचीन देवता बिपिन में परिवर्तित हुए बिना मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ। जैसे ही बिपिन ने असुर की चुनौती स्वीकार की, असुर की आंखें तेज हो गईं और उसके अंदर से एक जबरदस्त युद्ध का इरादा उभर आया। बिपिन भी युद्ध के इरादे से भरे हुए थे।